हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है जी के जी एस ए एच सी वाला में। हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ मिल सके। हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास संविधान 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 नियम अथवा कानून का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के रूप में विकास के रूप में समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853। इसमें देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसमें देख लेते हैं। आगे देखते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। 1858 का भारत शासन अधिनियम। आगे देखते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसके बाद देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बारविल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत एक बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। नोट। इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड थे। आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों के उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784। 1784 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
इसमें देखते हैं इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके आगे देखते हैं, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। आगे देखते हैं, कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देखरेख के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी गई। आगे देखते हैं, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया। आगे देखते हैं, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय बताइए। इसमें देखते हैं, सबसे पहले 1774 से 1785 नहीं, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1774 से 1785 ये हो गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था 1758 से 1760 तथा 1765 से 1767। फिर 1774 से 1785 बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। वो 1772 से 1774 बंगाल का अंतिम गवर्नर बना। आगे देखते हैं, 1828 से 1834 बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1834 से 1835 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। 1856 से 1858 कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, मार्च 1947 अगस्त से 1947 भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये अगस्त 1947 जून 1948 स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी 19 जून 1948 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। आगे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1793। इस चार्टर एक्ट 1973 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चार्टर 1813 का चार्टर इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। आगे, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए
विस्तार के लिए 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उससे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आगे देखते हैं गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य शामिल किया गया जो चौथा सदस्य सर्वप्रथम मैकाले था। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इस चार्टर की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। आगे देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारतीय कानून के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कह रहा है? इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे मोटिवेट मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो अपलोड किए जा सकें। हम लोग देखते हैं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश भारत द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। आगे देखते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। आगे देखते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें देखते हैं इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
नोट 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों मतलब बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। आगे देखते हैं, वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। नोट 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया। आगे देखते हैं, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें देखते हैं, इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मार्ले राज्य सचिव थे। आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। पहली बार इस भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जुड़ने का प्रावधान किया गया। ठीक है, पहली बार भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जोड़ने का प्रावधान किया गया। नोट में देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आगे देखते हैं, इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ावा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसमें सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। आगे देखते हैं, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कार्टिस था। प्रांतीय
विषयों को दो भागों यथा हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं। नोट: वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंस मतलब नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। अब देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखते हैं, यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, 1 मिनट। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ 7 प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफी हद तक वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अब देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
इसमें देखते हैं, इसमें भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की। इसमें दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। भारतीय संविधान अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनाने तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। आगे देखते हैं संविधान का निर्माण ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखते हैं, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज्य पार्टी ने की थी। आगे देखते हैं, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज्य पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। आगे देखते हैं, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर दिया गया था। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। आगे देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की।
संविधान सभा की मांग की। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जून 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया था। संविधान सभा की प्रमुख समितियों व उनके अध्यक्ष संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन K.M. मुंशी। आगे देखते हैं। 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा तैयार किया गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रारूप समिति कुल सदस्य 7 थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सदस्य N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, 6 नंबर N. माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र के स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। T. कृष्णमचारी 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। नोट: संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरा वाचन 17 से 26 नवंबर 1949 तक चला। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिवेशन को अंगीकृत किया गया था। संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों में 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नोट: संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, कमला चौधरी, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, अम्बू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई,
दक्ष यानी वेलायुधन और एनी मैस्करीन थीं। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा के सदस्य ने 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था। मूल भारतीय संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित था। संविधान सभा द्वारा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। संविधान निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई? 114 दिन। कुल व्यय कितना हुआ? 63,96,729 रुपया। कुल वाचन कितने हुए? 3। संविधान अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रह गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई चुंदरीगर, अब्दुल रब नस्तर और गजनफर अली खां को कैबिनेट में शामिल किया गया। अंतरिम मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। लियाकत अली वित्त मंत्रालय। आगे देखते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय। आशफ अली रेल मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। डॉक्टर C.H. भाभा कार्य एवं खनन एवं शक्ति मंत्रालय। बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय। आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्रालय। अब्दुल रब नस्तर संचार डाक एवं वायु मंत्रालय। गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। नोट: रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल किया गया था। अब हम लोग ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग भारत का संविधान का स्रोत नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी स्टूडेंट को इस क्लास का लाभ मिल सके। अब हम लोग इसकी क्लास शाम को देखते हैं। धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आशा करते हैं क्लास को देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।